सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। अध्याय 4 विश्व का इतिहास। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। स्वतंत्रता की इच्छा और राष्ट्र बनने की सशक्त अभिव्यक्ति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में देखी जा सकती है। राज्य नेशन स्टेट की यूरोप में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई और इस क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को यूरोप में प्रसारित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई। बात करते हैं 18वीं सदी के मध्य यूरोप के मानचित्र को देखते हैं तो उसमें राष्ट्र राज्य की नहीं मिलता। यूरोप विभिन्न राजशाहियों, डचियों और कैंटनों तथा छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था जो मजहबी आधार लिए हुई थी तथा जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन था और इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी सम्मान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न नस्लीय समूह के सदस्य थे। जैसे हेस वर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाला ज्यादा थे तो लवर्डी और वेनेशिया में इतावली भाषा तथा हंगरी में आधे लोग मेग्यार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। बात करते हैं इसी क्रम में आगे यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे। तो यूरोप में यदि हम राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों को देखें तो पहला कारण था मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्व वर्गशाली वर्ग था। यह वर्ग जनसंख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था जबकि यूरोप की अधिकांश जनसंख्या कर सकती। पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बंटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों के उदय से एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग मध्यम वर्ग को जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्रों के लोगों से बना था। इन वर्गों में कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता के विचार अधिक लोकप्रिय हुए। बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद की। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का पोषण उदारवाद व प्रजातंत्र ने किया। सामान्यतः उदारवाद का अर्थ मर्यादित स्वतंत्रता और समानता से है। उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रण से मुक्त करना था। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जैसे भाषण लेखन, सभा संगठन तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई होती हो। इस प्रकार आगे इसी कड़ी के अंतर्गत देखें तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने की मध्य वर्गों की जोरदार मांग से संबंधित था। सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों को नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों के अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इसमें प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 ईस्वी में हेम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। नया वाणिज्य ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रही। तो ऐसे आर्थिक क्षेत्र का निर्माण 1834 ईस्वी में पर्सा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन के रूप में स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो पहले 30 से ऊपर थी। इस संघ ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत
किया। बात करते हैं अगला इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। तो इंग्लैंड की शानदार गौरवपूर्ण क्रांति ने इस मान्यता को जन्म दिया कि किसी भी प्रकार के शासन तंत्र में दैवीय अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति ने इस धारणा को जन्म दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। ये संकल्पना राष्ट्रीयता की जीत थी। राष्ट्रीयता उस राजतंत्रीय शक्ति के प्रत्युत्तर के रूप में जन्मी जिसका यह दावा था कि दैवीय अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति है वो निर्कुंस होती थी। राजा की शक्ति किस प्रकार होती थी? निर्कुंस होती थी। बात करते हैं आगे 1415 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद यानी 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। वियना कांग्रेस में एकत्रित राजनीतिज्ञों ने अपनी समझ एवं अनुभव के आधार पर यूरोप का पुनर्निर्माण पुरातन व्यवस्था को प्रतिष्ठित कर 19वीं शताब्दी के नए युग के लक्षण राष्ट्रीयता, उदारवाद एवं लोकतंत्रीय भावनाओं से यूरोप को दूर रखने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया, किंतु उन्होंने अंकुरित बीजों को पहचाना नहीं था। यही कारण है कि जिन व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए कोशिश वियना ने की थी, अगले 100 वर्ष तक वे ध्वस्त होती दिखाई दी। बात करते हैं क्रांतिकारियों की। तो 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों में दमन और भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए। क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। उसके बाद में देखते हैं कि जो अगले क्रम में देखते हैं कि भाषा और लोक कथाओं का योगदान। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीतों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। स्थानीय बोलियों व स्थानीय लोक साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना तथा राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा गया। भाषा के ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 ईस्वी रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। तो मानव सभ्यता के आरंभ में 19वीं सदी पूर्व तक दुनिया का सारा कामकाज सामान्यतः हस्तचलित औजारों के द्वारा किया ही जाता था। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की और इसके उपयोग से उसकी कार्य शक्ति की कोई सीमा नहीं रही। वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे जिनकी परिणति अणु ऊर्जा के आविष्कार के रूप में उजागर हुई और लोगों के सामने आई। इस प्रकार इसी कड़ी में दुनिया में भारत कुटीर उद्योगों से संपन्न ऐसा देश है जहाँ अति प्राचीन काल में भी लोहे भट्टियां से उच्च स्तर का इस्पात तैयार होता था। जहाँ ज्वलंत उदाहरण दिल्ली का लोहे स्तंभ बिना जंग लगे खड़ा है। कृषि की उन्नत किस्में एवं बदलकर तथा मिश्रित कृषि भारत की ही देन है। बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया को दिशा देने वाली एक औद्योगिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका है। हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका एवं भारत के बीच बनाया गया राम सेतु उदाहरण है जिसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान रही है, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी से नए प्रयोग प्रारंभ किए गए थे। बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के अर्थ का कि अर्थ क्या होता है। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जनसाधारणों को अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृहद उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी काइड्रिक एंजेम द्वारा किया गया। एर्नोल्ड टायनवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यह स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति कोई ऐसा आकस्मिक घटना नहीं है वरन विकास की सतत प्रक्रिया। इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित था जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और लोगों के सामने आया। बात करते हैं इसी कड़ी में आगे कि घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। इतिहासकार C.
डी हेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। डेविज के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों का त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज खंड 8 के आधार पर आर्थिक और तकनीकी विकास को 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, जिससे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है, जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति में से होने वाले जो परिवर्तन थे उसमें सबसे पहला परिवर्तन था उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे अब वे शक्ति चलित यंत्रों के द्वारा किए जाने लगे। दूसरा, इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। कृषि कार्यों में शक्ति चलित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ और वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाजों के कारण यातायात में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित हो गया। कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन से के सिद्धांत को अपनाया गया। इस प्रकार इसके परिवर्तन के ये मूल कारण थे। उसके बाद में देखते हैं औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई। इंग्लैंड पहला देश था जहां सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया। इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ किया। पहला कारण यह था कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, यानी इंग्लैंड में 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल व नवीन बाजार उपलब्ध हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास उपनिवेश नहीं थे। लोहे और कोयले की खाने पास होना, यानी इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खाने पास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में अधिक सुविधा हुई और मशीनों के निर्माण के लिए पक्का लोहा आवश्यक था। बात करते हैं उपभोग के अनुरूप उत्पादन, तो फ्रांस का निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। विलासी वस्तुओं का उपभोग हमेशा सीमित रहता था, जबकि इंग्लैंड का निर्यात व्यापार उन वस्तुओं का था जिनकी जरूरत बड़ी मात्रा में थी। इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के साधन खोजे जाए तो उसका बाजार और बढ़ सकता है। इसलिए इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सके। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जा बसे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। उसके बाद में देखते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे कि फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दिनों से इंग्लैंड को अपने सैनिकों में साथी देशों के सैनिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। पूंजी की उपलब्धता देखें तो यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तत्कालीन परिस्थितियां पूंजी संग्रह तथा उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थे। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई। इंग्लैंड के अनुकूल भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के कारण वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। बात करते हैं इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देखें तो इंग्लैंड यूरोप अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीतिक व मजहबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था, जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए। तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक आविष्कार इंग्लैंड के अंदर हुए। उसके बाद हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार एवं सुधार। तो कृषि क्षेत्र सबसे पहले आता है। औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में सुधार हुए। ये माना जाता है कि कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियां और उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे जो कई शताब्दियों से प्रयोग में लाए जा रहे थे। कृषि तकनीकी में परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से अधिक नहीं थी। लेकिन जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, शहरों की आबादी बढ़ी तो अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी। अतः कृषि जन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। दूसरा कारण, अब लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे। वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग ने कृषि में क्रांति ला दी। सर्वप्रथम यॉर्कशायर के जमींदार जेब थ्रोटल ने बीज बोने की मशीन सीड
ड्रिल बनाई, जिससे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से होने लगा। एक अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया, जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनाई जा सकती है। अब प्रति छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी तथा प्रति एकड़ फसल उत्पादन अधिक हो गया। 1770 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट बेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। उसने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयोग प्रारंभ किए। वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के नवीन प्रयोग से उसने पहले की अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद में 1793 ईस्वी में अमेरिकी निवासी हिटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन तथा 1830 ईस्वी में साइरस ने एच में कोरमिन ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया और कालांतर में कृषि में यंत्रीकरण बढ़ता चला गया और शक्ति से चलने वाली मशीनों के आविष्कारों ने कृषि में क्रांति ला दी। बात करते हैं वस्त्र उद्योग में नए आविष्कारों की, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः वस्त्र उद्योग से हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के उद्योगों में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र भारत से आयात किए गए जाते थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण भारत पर हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कपास का आयात करना भी प्रारंभ कर दिया था। यूरोप में बढ़ती कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में नए आविष्कार किए गए। 1733 ईस्वी में जॉन के द्वारा फाइलिंग शटल लूम की खोज की गई, जिसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में कताई की मशीन बनाई, जिससे एक व्यक्ति की यदि बात करें तो एक साथ कई धागे काट सकता था। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जाने लगा और 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कटा हुआ धागा बहुत ही मजबूत और बढ़िया होता था। 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर मूल यानी शक्ति चालित करघे का आविष्कार किया गया था। इसी कड़ी के अंतर्गत यदि हम समझे तो आगे आपका आता है, आगे देखते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत है लोहे उद्योग में नई तकनीकी परिवर्तन। इंग्लैंड में मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्री कोयला और लोहा इंग्लैंड में मशीनीकरण में काम आने वाली थी और आवश्यक बहुतायत से उपलब्ध था। इसके अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा, रांगा भी खूब मिलते थे, लेकिन पुरानी पद्धति से लोहे की मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती थी। अतः लोहा आवश्यक को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज की जाने लगी। 1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी द्वारा दमन भट्टी का आविष्कार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कोक का प्रयोग किया गया, जिससे लोहा आवश्यक को पिघलाने और साफ करने का कार्य सुगम हो गया। इस आविष्कार ने धातुकर्म उद्योग में क्रांति ला दी। द्वितीय डर्बी ने 1711 से 68 ईस्वी ने ढलवा लोहे से पिटवाकर लोहे का विकास किया। हेनरी कोर्ट ने 1740 से 1823 ईस्वी ने आलोडन भट्टी, जिससे पिघले लोहे में से अशुद्धि को दूर किया जा सकता था, और बेलन मिल का आविष्कार किया, जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा प्राप्त बनाना संभव हुआ। लोहे से बनी मशीन अधिक वजनदार होती थी और उनमें जंग भी लग जाती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए खोज और इस्पात का आविष्कार हुआ। इस्पात बनाने में लोहे में कुछ मात्रा में कार्बन, मैग्नीज तथा अन्य पदार्थों का उपयोग किया गया। इस्पात लोहे की अपेक्षा इस्पात हल्का, मजबूत, जंगरोधी और लचकदार होता था। हेनरी बेशेमर ने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी, जिसे बेशेमर प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस विधि से ढलवी लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाता था। इससे लोहा उद्योग में एक क्रांति उत्पन्न हुई। बात करते हैं परिवहन के क्षेत्र में नवीन आविष्कारों की, तो बढ़ते व्यापार एवं उद्योग के कारण परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी मगाडम ने सड़क निर्माण का एक नया आसान तरीका निकाला, जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत है, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत और उसके बाद मिट्टी बिछाई जाती थी। भारी सामान का परिवहन सड़क मार्ग से खर्चीला और असुविधाजनक होता था, अतः भारी सामान के परिवहन को सुगम व सस्ता करने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। इंग्लैंड में पहली बार वर्सली कैनाल 1761 ईस्वी में जेम्स विर्दली द्वारा बनाई गई। इससे माल ढोने का खर्चा आधा रह गया। इंग्लैंड में 1788 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक अनेक नहरों का निर्माण किया गया, जिसके कारण यह काल नहरोबांध के नाम से पुकारा जाने लगा। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनद व लेस्पेंत स्वेज नहर का निर्माण कराया, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलती है।
इससे यूरोप और भारत के मध्य की दूरी 1/3 कम हो गई। परिवहन को अधिक सस्ता और सुगम बनाने के लिए परिवहन साधनों में भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी में प्रथम वाष्प चलित नौका का आविष्कार किया, जो पहली बार हडसन नदी में चली। स्थल मार्ग पर लोहे की पटरियों पर चलने वाली रेल इंजन के आविष्कार ने यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी और 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। इसी के साथ रेलगाड़ियां परिवहन का एक साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध रहता था। 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चली। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय और कम खर्च में ले जाना संभव बना दिया। इसके बाद में देखते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत कि संचार के क्षेत्र में हुए नए प्रयोगों के बारे में। 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया। इस तार यंत्र ने विश्व के महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने का काम किया। 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणामों की, तो औद्योगिक क्रांति के परिणामों को 4 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांट सकते हैं। पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सामाजिक और चौथा आपका वैचारिक परिणाम। बात करते हैं आर्थिक परिणाम की, तो उत्पादन एवं वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि हुई तथा आर्थिक संतुलन बिगड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों का अधिक विकास हुआ। कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ। राष्ट्रीय बाजारों को अन्य द्वारा संरक्षण मिला तथा औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। राजनीतिक परिणाम की बात करें, राजनीति में लोकतंत्र की मांग बढ़ी तथा मध्य वर्ग की राजनीति महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति से औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हो गई। श्रमिक संगठित हुए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का उदय हुआ। बात करते हैं सामाजिक परिणामों की, तो नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। नैतिक मूल्यों में गिरावट आई। संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव हुआ। नई संस्कृति का जन्म हुआ तथा मानवीय संबंधों में गिरावट आई। शहरों में मजदूरी की संख्या बढ़ने से गंदी बस्तियों की समस्याएं बढ़ने लगी। इस प्रकार इनके अलग अलग परिणाम सामने आए। बात करते हैं अगले परिणाम की, वैचारिक परिणाम। आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया। समाजवाद का उदय हुआ। जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव हुआ। जर्मनी का एकीकरण की बात करें तो जर्मनी 18वीं शताब्दी के अंत में 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी के राज्यों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, यथा उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी। उत्तरी भाग में पर्सा, सेक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि राज्य थे, जबकि मध्य भाग में राइनलैंड और दक्षिण में पुर्टेम्बरी, बवेरियन, बादेन प्लेटिन, हेस, डर्मेस्टॉट आदि। आकार और सैनिक शक्ति की दृष्टि से पर्सा सबसे शक्तिशाली था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से विखंडित होते हुए भी 2 बातें जर्मनी के राज्य को आपस में जुड़ी हुई थी। पहली, राज्य में रोमन सम्राट के प्रति सैद्धांतिक रूप से आदर की भावना रखना तथा दूसरी, डाइट का अस्तित्व है, जहां राज्यों के प्रतिनिधि एक मंच पर उपस्थित होते थे। बात करते हैं जर्मनी में राष्ट्रीयता के निर्माण का कारखाना 19वीं शताब्दी में हुई। फ्रांसीसी लिपान के अनुसार यह इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता था। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन सी थी, तो देखते हैं जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। जर्मन राज्यों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानताएं थे। इंग्लैंड भी फ्रांस की भांति जर्मन राज्यों में रुचि बनाए हुए था। उसने हनोवर प्रांत के बहाने उत्तरी राज्यों में हस्तक्षेप कर रखा था। अधिकांश राज्यों की स्थिर सेना शक्ति, जन सामान्य में जागृति का अभाव था। जर्मन के दक्षिणी राज्यों में पोप का प्रभाव जो जर्मन एकीकरण में बाधक था। इस प्रकार जर्मन एकीकरण में सहायक तत्वों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जालवरिन, उसके बाद में बौद्धिक आंदोलन। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत से पूर्व उसके आर्थिक एकीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, जो पर्सा द्वारा 1818 ईस्वी में 12 वर्ग सोदर शोषण नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क जालविन द्वारा की गई थी। दोनों राज्यों के मध्य चुंगी समाप्त कर दी गई थी और व्यापार निर्बाध रूप से होने लगा था। बौद्धिक आंदोलन की बात करें तो जर्मनी के एकीकरण में जर्मन के दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार व कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लिप्टे, ईगल, डालमेल, हार्डेबर्न और हेंटिगन हाइन प्रमुख दार्शनिकों की भूमिका रही, जिन्होंने जर्मन लोगों में जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना पर दी। फिक्टे ने जर्मनी में फ्रांस विरोधी विचारों को उचित दिशा देते हुए उसमें राष्ट्रीयता की भावना भर दी। जर्मनी ने जेना विश्वविद्यालय में 1815 ईस्वी में बसन सेप्ट नामक देशभक्त संगठन का निर्माण किया। इस संगठन ने जर्मन देशवासियों के नैतिक उत्थान पर जोर दिया और इस संस्था ने देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता एवं एकता की भावना भर दी थी। बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे कि औद्योगिक विकास कैसे हुआ,
देखिए, अभी बात कर रहे थे जालवरीन की स्थापना और विस्तार के साथ जर्मनी में व्यापार और उद्योगों के विकास का मार्ग मिला और इस समय पर्सा और रूस दोनों प्रत्येक उद्योग के आधारशिला माने जाते थे। इस संसाधनों से पर्सा में औद्योगिकीकरण तीव्र गति से हुआ। कई स्थानों पर सूती मिलों की स्थापना की गई। रेल निर्माण का विस्तार हुआ। जर्मनी के अनेक नगरों को रेल मार्ग से जोड़ा गया। 1860 ईस्वी तक जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक राज्यों में की जाने लगी, जबकि ऑस्ट्रिया को अपनी रूढ़िवादी नीतियों तथा ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध के कारण तीव्र आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था, जबकि पर्सा अपने बढ़ते हुए व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के कारण उन्नति कर रहा था। बिस्मार्क के योगदान को देखें तो 1861 ईस्वी में पर्सा शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो जाने पर 64 वर्षीय विलियम पर्सा प्रथम शासक बना। विलियम प्रथम का मस्तिष्क उतना विचारवान व तीक्ष्ण नहीं था, लेकिन उसमें योग्य व्यक्तियों को परखने की एक अनोखी प्रतिभा थी। वह उदारवादी विचारों में विश्वास करता था, लेकिन उसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण राजतंत्र एवं सुदृढ़ सेना के माध्यम से पर्सा ही कर सकता है। पर्सा की सेना को सुदृढ़ करने के लिए बानरून को युद्ध मैत्री और वान मोल्टेक को प्रमुख सेनापति बनाया गया। जबकि सेना सुधारों को लेकर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया, तब इस गतिरोध को दूर करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार तथा कूटनीति की कुशलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था। बिस्मार्क का मानना था कि 1848 से 1849 तक का जो समय रूस राष्ट्रवादियों ने वाद विवाद में समाप्त कर दिया था, वह उसकी भूल थी। उसका मानना था कि उस काल की बड़ी समस्याएं भाषण और बहुमत को के प्रस्ताव द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लोहे की नीति से सुलझ सकती थी। बिस्मार्क ने इस कारण को पर्सा को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए संसद के निचले सदन द्वारा सैन्य बजट अस्वीकार करने का उच्च सदन से ही पारित करवा अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। जर्मनी के एकीकरण का कार्य 3 चरणों के अंतर्गत पूर्ण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण है वो 3 चरणों में हुआ था। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आगे इसी कड़ी के अंतर्गत डेनमार्क से युद्ध एवं गेस्टाइन संधि पहला कारण था और स्वेलिगन तथा होल्स्टाइन 2 डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था, लेकिन ये डेनमार्क का अविभाज्य अंग नहीं थी। होल्स्टाइन की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी, साथ ही होल्स्टाइन जर्मन संघ का सदस्य भी नहीं था। दूसरी, स्लेस्विंग में जर्मन लोग बहुमत में तो थे, लेकिन वहां डेंग लोग भी रहते थे। डेन लोग जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। 1852 में लंदन में हुए सम्मेलनों में यूरोप के शासकों ने डेनमार्क का अधिकार इन डचियों पर शर्त पर माना कि भविष्य में डेनमार्क इनको अपने में विलय नहीं करेगा। लेकिन 10 वर्ष बाद ही 1863 ईस्वी में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक इन दोनों रियासतों पर अधिकार कर लिया। इन प्रश्न पर बिस्मार्क को राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता दिखाने का अवसर मिल गया। बिस्मार्क इस अवसर का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया को जर्मनी के बाहर करके जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता था। बिस्मार्क को अपने प्रयासों सफलता मिली और जनवरी 1864 ईस्वी में दोनों डचियों को लेकर पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता हुआ, जिसमें दोनों रियासतों पर डेनमार्क के अधिकार अस्वीकार कर अंतिम चेतावनी देने का निश्चय किया। यह समझौता बिस्मार्क की विजय थी। फरवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पर्सा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया और दोनों डचियों के अधिकार को लेकर 14 अगस्त 1865 ईस्वी को गेस्टाइन नामक स्थान पर विलियम और फ्रांसीसी जोब्सन दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते के अनुसार होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को और स्लेविन पर्सा को दिया गया तथा लावेनबुर्ग की डची पर्सा को बेच दी गई और कील नामक बंदरगाह पर पर्सा को किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया। बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे कि उसे राइन का कुछ प्रदेश मिल गया, जिससे उसकी सीमा राइन नदी तक हो जाएगी। उसके बाद में ऑस्ट्रिया पर्सा एवं प्राग की संधि की बात करें तो बिस्मार्क द्वारा कदम गेस्टाइन समझौते के बाद ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना था। बिस्मार्क ने एक और तो युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी, तो दूसरी ओर कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया को यूरोपियन राष्ट्रों के से सहायता न मिले, इसके प्रयास भी शुरू कर दिए। इन कार्यों के लिए अभी उसे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी उसके अनुकूल था। इंग्लैंड यूरोपीय राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर चल रहा था। रूस की सहानुभूति पोलैंड में चल रहे विद्रोह में सहायता कर प्राप्त कर ली और फ्रांस को राइन के प्रदेश का कुछ भाग देने का वादा तटस्थ रहने के लिए तैयार कर लिया। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। 1866 ईस्वी में पर्सा और सार्डिनिया में समझौता हुआ, जिसके अनुसार सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ता था तो वेनेशिया उसे दिलवा दिया जाएगा। ये बात हुई थी जब होल्स्टाइन में जर्मन लोग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, तो बिस्मार्क गुप्त रूप से उन्हें समर्थक दे रहा था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया
होल्स्टाइन में ड्यूक ऑफ ऑगस्टन वर्ग के पक्ष में चल रहा था, तो आंदोलन को प्रोत्साहन कर रहा था उस समय। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया व पर्सा के युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन 3 जुलाई 1866 ईस्वी को रोडोवा कोनिंग्राज का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पूर्ण रूप से पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग की संधि हुई। होल्स्टाइन डची पर्सा में शामिल हो गई तथा पर्सा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया था। फ्रैंको-प्रूशियन युद्ध व फ्रैंकफर्ट संधि की यदि हम बात करें तो फ्रांस को यह आशा थी कि पर्सा ऑस्ट्रिया के तटस्थ रहने पर ने इसकी उपेक्षा की। पर्सा की विजय उत्तरी जर्मन परिसंघ बनने से फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और उधर फ्रांस के राजनीतिज्ञ शेडोवा का प्रतिशोध लेने की मांग कर रहे थे। नेपोलियन तृतीय अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था और कालांतर में युद्ध है वो दोनों राष्ट्रों को अपनी अपनी समस्याओं का समाधान नजर आ रहा था। बात करते हैं नेपोलियन तृतीय ने लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा था। जर्मनी के राष्ट्रवादियों, समाचार पक्षों और राजनीतिज्ञों ने लग्जमबर्ग फ्रांस को देने से मना कर दिया और दूसरा तनावपूर्ण प्रश्न स्पेन की राजगद्दी को लेकर हुआ, जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए और अंत में युद्ध के नगाड़े बज गए। बात करते 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस व पर्सा के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। जर्मनी सेनाओं ने फ्रांस पर तीनों ओर से आक्रमण किया। बिशेनबर्ग गर्वलाट के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 2 सितंबर 1870 ईस्वी को हुआ, जिसमें पर्सा के सेनापति बान मोल्टेक ने फ्रांसीसी सेना को पूर्ण रूप से परास्त किया। नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साई के विख्यात महल में बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया। 28 फरवरी 1871 ईस्वी को पर्सा फ्रांस युद्ध समाप्त हो गया। 21 फरवरी 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर हुए और इस संधि में फ्रांस को मेज व स्ट्रोमबर्ग सहित अल्सास व लोरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस को युद्ध हर्जाने के रूप में 20 करोड़ पौंड की रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए बाध्य किया, जो 3 वर्ष में चुकाने थे। कहा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण रक्त लोहे की नीति बिस्मार्क ने दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस तथा कूटनीति कुशलता के कारण ही हो सका था। उसके बाद में इसी कड़ी में आगे बात करते हैं कि इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण पर नेपोलियन की विजयों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा था। इस प्रकार नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की थी और इटली के एकीकरण में प्रमुख कुछ बाधाएं भी आई। तो इन बाधाओं के बारे में यदि हम देखें तो इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना एक प्रमुख बाधा थी। नेपोलियन ने इटली की विजय के पश्चात इटली में गणतंत्र की स्थापना की और सम्राट बनने के बाद अनेक छोटे बड़े राज्यों को समाप्त कर केवल 3 भागों में समाहित कर दिया था। सामंतीवादी व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी और आंतरिक व्यवहार पर प्रतिबंध का अंत कर दिया था। बात करते हैं इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना एक प्रमुख बाधा थी। लोम्बार्डी व वेनेशिया सीधे नियंत्रण में थे और मेडेना व टस्कनी पर ऑस्ट्रिया से संबंधित राजकुमारों का अधिकार था। बात करते हैं पोप अपने राज्य रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था और इटली मोटे तौर पर 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्ता, जो एकीकरण में प्रमुख बाधा थी। इटली का सामंतवादी एवं कुलीन वर्ग नेपोलियन के पतन के पश्चात पुनः सामंतवादी तथा जागीरदारी प्रथा स्थापित करना चाहता था, क्योंकि कुलीन वर्ग को डर था कि एकीकरण होने के पश्चात उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इटली में अभी तक राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हुई थी। सभी राज्यों की अपनी अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज थे और एक दूसरे से साथ राज्य से मिलकर नहीं रहना चाहते थे। इटली के एकीकरण में एक यह भी बाधा थी कि एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए, इसके बारे में राजनीतिक एकमत नहीं थे। मेजिनी और गेरिबाल्डी इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में चाहते थे, जबकि जियोबर्टी पोप के अधीन राज्य के संघ में इसको चाहते थे। इसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो अगले इटली के एकीकरण में सहायक जो प्रमुख संगठन व्यक्ति थे उसके बारे में सबसे पहले आता है कार्बोनरी। इस गुप्त संस्था की स्थापना वो 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। इस संस्था में सभी वर्गों के लोग सम्मिलित हुए और संस्था के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। प्रभावशाली नेतृत्व और निश्चित उद्देश्यों के अभाव में यह संस्था है वो विफल हो गई थी। यंग इटली की बात करें तो यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने 1831 ईस्वी में की थी, जिसने
इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में शीघ्र कार्बोनेरी की संस्था का स्थान ले लिया था। मेजिनी इटली के युवकों पर विश्वास करता था। उसका कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, उनके हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है। इस संस्था के 3 नारे थे: परमात्मा पर विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। इस संस्था के उद्देश्य स्पष्ट थे कि इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा इस संस्था के उद्देश्य यही थे कि स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना हो। इस संस्था ने इटली वासियों में देशभक्ति, संघर्ष, त्याग, बलिदान और स्वतंत्रता की भावना भर दी थी। मेजिनी ने इटली की जनता से आह्वान किया और कहा कि संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर अन्य किसी चीज के पीछे मत दौड़े। इटली एक राष्ट्र बनकर रहेगा। मेजिनी देशभक्तों की दृष्टि में देवदूत था जो इटली के भविष्य को निर्मित करने आया था। वास्तव में मेजिनी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी थी। साउथ गेट लिखते हैं कि यह मेजिनी ही था जिसने अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। यद्यपि वह काबूर की भांति सेनानायक नहीं था, परंतु वह एक कवि, आदर्शवादी विचारक और क्रांति का अग्रदूत माना जाता था। उसके बाद में इसी कड़ी में आगे यदि हम समझे तो काउंट कैमिलो डी काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिट के एक कुलीन परिवार में हुआ था। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर उसने सेना में इंजीनियरों की नौकरी कर ली थी। वह उदारवादी विचार का समर्थक भी था। साथ ही इंग्लैंड यात्रा के दौरान संसदीय प्रणाली का अध्ययन भी उन्होंने किया था। वह इटली में इसी प्रकार की प्रणाली स्थापित करना चाहता था। काबूर का मानना था कि इटली का एकीकरण पिडमांट के नेतृत्व में पूर्ण हो सकता है। इसी दिशा में अपने विचारों के प्रसार के लिए 1847 ईस्वी में वह वित्त एवं उद्योग मंत्री बना और 1852 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और काबूर एक व्यवहारिक, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक एवं राजतंत्र का समर्थक व्यक्ति था। वह इटली की शक्ति एवं सामर्थ्य से भलीभांति परिचित था। इसलिए उसकी सोच थी कि जब तक विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होगी तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इसी कारण वह इटली के एकीकरण के प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता था। काबूर की आंतरिक नीति सुधारों और विदेश नीति ने इटली एकीकरण का पूर्ण किया। बात करते हैं काबूर का एकीकरण में योगदान, तो काबूर वह व्यक्ति था जिसके बिना मेजिनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक थी। काबूर का मानना था कि पिडमांट, सार्डिनिया ही इटली का एकीकरण करने में समर्थ है। ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे अधिक बाधक है और ऑस्ट्रिया को बिना विदेशी सहायता के बाहर नहीं जा सकता। बात करते हैं काबूर यथार्थवादी, व्यवहारिक, राजनीतिज्ञ में विश्वास करता था। वह इटली के प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय करण करना चाहता था ताकि विदेशी शक्तियों की सक्रिय मदद एवं सहानुभूति हासिल की जा सके। इस समय यूरोप में 2 ही शक्तिशाली देश, फ्रांस और इंग्लैंड ने यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति बनाने से उससे मदद मिलने की आशा नहीं की थी। फ्रांस का शासक इटली के एकीकरण के प्रश्न पर इटली से सहानुभूति रखता था, अतः काबूर इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। काबूर ने इस सम्मेलन में इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया और पेरिस सम्मेलन में काबूर ने इटली के प्रश्न पर नैतिक विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में यदि हम देखें तो नेपोलियन का सहयोग एवं लोम्बार्डी की प्राप्ति, सम्राट नेपोलियन तृतीय लगभग 1 माह की छुट्टी मनाने सार्डिनिया की सीमा के पास ठहरा हुआ था और काबूर बिना किसी औपचारिक नियंत्रण के कोलंबियर्स जा पहुंचा था। काबूर और नेपोलियन की भेंट के फलस्वरूप एक समझौता हुआ जिसमें कुछ निर्णय लिए गए जो लिखे हुए हैं। देखिए, पहला था ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के मध्य युद्ध होने पर 2 लाख सैनिक फ्रांस देगा। दूसरा, नेपल्स, सिसिली और पोप के राज्य बने रहेंगे। तीसरा, लोम्बार्डी और वेनेशिया सार्डिनिया को प्राप्त होंगे। चौथा, फ्रांस की सहायता के बदले नीस व सेवाई के प्रदेश फ्रांस को प्राप्त मिलेंगे। और 5वां, विक्टर इमैनुअल अपनी पुत्री का विवाह प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ कर देगा। इस समझौते में यह तय किया गया कि ऑस्ट्रिया को भड़काकर यथाशीघ्र युद्ध आरंभ किया जाए ताकि ऑस्ट्रिया आक्रामक होने लगे तथा सार्डिनिया आत्मरक्षार्थ लड़ने वाला प्रतीत हो। काबूर ने ऑस्ट्रिया को भड़काने के लिए मस्म व कर्नाटा प्रांतों में विद्रोह करवा दिया और ऑस्ट्रिया ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी काबूर चाहता था। और ऑस्ट्रिया ने 23 अप्रैल 1859 ईस्वी को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और 29 अप्रैल 1859 ईस्वी को फ्रांस ने इटली के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया की लगातार पराजय हो रही थी, लेकिन फ्रांस सार्डिनिया के बिना पूछे युद्ध से अलग हो गया और नेपोलियन तृतीय ने 11 जुलाई 1859 ईस्वी को विला फ्रेंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ से भेंट कर युद्ध विराम का समझौता कर लिया, जिसकी कुछ शर्तें हैं वो तय की गई थी। सबसे पहले यदि हम शर्तें देखें तो सबसे पहली शर्त आती है, इसके अंतर्गत है लोम्बार्डी सार्डिनिया को दिया जाएगा, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दिया गया
और परमा, मेडोना और अस्कनी को पुनः स्वतंत्र राज्य बना दिया गया और पोप के अधीन इटली राज्यों का संघ बनाया गया। इस संधि से इटली के लोगों व काबूर को निराशा हाथ लगी। इस संधि से काबूर भी अप्रसन्न था, उसने त्याग पत्र दे दिया और विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर 10 नवंबर 1859 ईस्वी को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए। ज्यूरिख की संधि द्वारा विला फ्रेंका की विराम संधि की पुष्टि हो गई और इसी के साथ इटली का प्रथम चरण है वो पूर्ण हो गया। मध्य इटली का विलय की बात करें तो युद्ध समाप्ति के पश्चात मध्य इटली के राज्यों ने परमा, मेडिला, टस्कनी, बोलोग्वाना और रोमाग्ना में जनता ने विद्रोह कर दिया। वे इटली में समाहित होने को उत्सुक थे। इंग्लैंड की हस्तक्षेप की नीति और इटली के प्रति सहानुभूति इन राज्यों को इटली में एकीकृत होने को प्रोत्साहित कर रही थी। ऑस्ट्रिया चाहता था कि ज्यूरिख संधि के तहत इन राज्यों में पुराने शासक पुनः स्थापित कर दिए जाएं। काबूर ने मौके का फायदा उठाकर फ्रांस को नीस और सेवाएं के प्रदेश देने का वायदा करते हुए उसे अपनी ओर मिला लिया। मार्च 1860 ईस्वी में मध्य इटली राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया। उसके बाद में इसमें परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोग्ना और वियोगेंजा के सार्डिनिया में और नीस व सेवाएं ने फ्रांस के साथ मिलने का मत दिया था। इंग्लैंड की सहानुभूति के बारे में बात करें तो इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के साथ थी, अतः मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह के प्रश्न पर इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ इटली का पक्ष लिया और इसी के साथ इटली का दूसरा चरण है वो पूर्ण हुआ। गेरिबाल्डी और नेप्ल्स और सिसिली का विलय यदि हम समझे तो यूसुफ गेरिबाल्डी का जन्म है वो 1807 ईस्वी में नीस नामक नगर में हुआ था। उसके पिता उसको उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, लेकिन गेरिबाल्डी का मन पढ़ने में नहीं लगा। वह केवल इतना पढ़ सका कि पुस्तकें पढ़ सके और अपनी स्वतंत्र तथा साहसिक प्रकृति को संतुष्ट कर सके। गेरिबाल्डी भूमध्य सागर की यात्राओं के समय इटली के राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आ गया था। वह मेजिनी की युवा इटली का सदस्य भी बन गया था। उसने 1833 ईस्वी में नौसैनिक षड्यंत्र में भाग लिया। वह पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, लेकिन वह दक्षिण अमेरिका चला गया। वहां उसने छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लिया और 1854 ईस्वी में वह वापस आया और उसने लाल कुर्ती नामक एक देशभक्तों का संगठन बनाया और इसी के दम पर वह सिसिली में प्रवेश कर पाया। बात करते हैं नेपल्स और सिसिली, इसमें शासक विदेशी थे और साथ ही वह शासक करने योग्य भी नहीं थे। मेजिनी, प्रिसिली, क्रिचिसी और गेरिबाल्डी ने वहां विद्रोह की योजना बनाई और गेरिबाल्डी ने लगभग 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयं सेवकों का दल बना 5 मई 1860 ईस्वी को सिसिली पर आक्रमण कर दिया। गेरिबाल्डी ने विजय प्राप्त कर स्वयं को अधिनायक घोषित कर लिया और विक्टर इमैनुअल स्वयं सेना लेकर नेपल्स की ओर बढ़ा। टियानो नामक स्थान पर गेरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल की भेंट हुई और गेरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को इटली के शासन के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात गेरिबाल्डी ने अपनी सेना और समस्त अधिकार विक्टर इमैनुअल को समर्पित कर दिए। दक्षिण के राज्यों ने इटली में विलय के साथ ही इटली का एकीकरण का तृतीय चरण है वो पूर्ण हुआ था। इसके बाद में इसी कड़ी के अंतर्गत यदि हम समझे तो आगे आता है आपका इटली के एकीकरण का अंतिम चरण वेनेशिया का विलय। 1866 ईस्वी में पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य हुए युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पर्सा को सैनिक सहायता दी। 3 जुलाई 1866 ईस्वी को पर्सा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य प्राग की संधि हुई जिसमें इटली को वेनेशिया दिया गया। रोम का विलय की यदि हम बात करें तो रोम के बिना इटली की स्थिति उसी प्रकार थी जैसे हृदय के बिना शरीर। रोम पोप के अधीन था और फ्रांस की सेनाएं पोप की सुरक्षा के लिए मौजूद थी। इटली का रोम पर अधिकार का सपना तब पूर्ण हुआ तब जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां फ्रांस के विपरीत साबित हुई। 1870 ईस्वी में पर्सा और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ। इसमें फ्रांस को पर्सा के विरुद्ध सारी ताकत झोंकनी पड़ी। रोम से उसने सेना बुला ली, इसके बावजूद भी उसकी हार हुई। इस मौके पर फायदा इटली ने उठाया और रोम पर अधिकार कर लिया। रोम में मत संग्रह कराया गया जिसमें जनमत इटली के पक्ष में गया। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। 12 जून 1831 को विक्टर इमैनुअल ने संयुक्त इटली की संसद का उद्घाटन करते हुए कहा कि जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वह आज पूरा हो गया। हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई। अब हमें अपने देश को सुखी एवं संपन्न बनाया है। हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। रोम की प्राप्ति के साथ ही इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं रहा अपितु एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बन गया। वास्तव में इटली का एकीकरण ऐसन के देशभक्तों के बलिदान, मेजिनी के नैतिक बल, गेरिबाल्डी की तलवार, काबूर की कूटनीति एवं विक्टर इमैनुअल की समझदारी से हुआ था।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए